नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ आरंभ पर। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसी बड़ी बड़ी शक्तियां भारत के अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर रही हैं। लेकिन इसी समय भारत में एक अलग दुनिया भी मौजूद थी। एक ऐसी दुनिया जहां पर ना तो सम्राट की सत्ता है और ना ही महलों की चकाचौंध है। यह दुनिया थी जनजातियों की, यह दुनिया थी घुमंत लोगों की, यह दुनिया थी गांव कस्बों में रह रहे समुदाय की। तो ऐसे में आज के चैप्टर में हम यही समझेंगे, यानी कि जनजातियों, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। तो एनसीईआरटी की क्लास 7th का हिस्ट्री की क्लास 7th में ये 5वां चैप्टर है आज। इसके बाद 3 चैप्टर बचेंगे, उन्हें हम ऐसे ही एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जनजातियां, खानाबदोश। तो देखिए, जब यहां भारत में राज्यों का उत्थान हो रहा है और पतन हो रहा है, उसी बीच में यहां पर भारत में अन्य गतिविधियां भी चल रही हैं। और वो कौन सी गतिविधियां हैं? वो है साहब, कला की गतिविधि हो रही है, कलाएं उभर कर आ रही हैं, कलाओं का जो है विकास हो रहा है। यहीं पर दस्तकारियां भी हो रही हैं, यहीं पर उत्पादक गतिविधियां भी साथ साथ चल रही हैं। और यह जो है नई किस्में कहां पर, शहरों और गांव में फल फूल रही है। किस किस दौरान फल फूल रही है? जब यहां भारत में नए साम्राज्यों का उत्थान हो रहा है, फिर पतन हो रहा है, उस समय पर राजनीतिक उठापटक के बीच में ये सारी चीजें भी चल रही हैं। अब एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं। अब देखिए, यहां समझने की कोशिश करिए। मैंने शुरू में भी बताया था, मैं कई बार बताता रहता हूं इसको, कि जब आर्थिक परिवर्तन होते हैं या अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो राजनीतिक स्थिति भी बदलती है, राजनीति भी जो है मजबूत होती है। अब जब राजनीति मजबूत होती है, अर्थव्यवस्था में जो है मजबूती आती है, तो समाज में भी परिवर्तन आ रहे होते हैं। तो ऐसे ही यहां पर है। तो ये कह रहा है ना, एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं। और सामाजिक जो परिवर्तन हो रहे हैं वो हर जगह एक समान नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि यहां पर इनके अलग अलग रीति रिवाज हैं। कोई किसी क्षेत्र में जो है आर्थिक व्यवस्था बहुत अधिक मजबूत हो जा रही है, किसी में कमजोर है। कहीं पर जो राजनीतिक व्यवस्था बहुत ज्यादा मजबूत हो गई, राजनीतिक नियंत्रण बहुत ज्यादा मजबूत हो गया, तो कहीं पर नहीं है। तो जब सब जगह एक जैसी परिस्थिति नहीं है, तो एक जैसे जो है यहाँ पर परिवर्तन नहीं आएंगे, एक समान परिवर्तन नहीं आएंगे। क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हो रहे हैं। ये बात आपको क्लियर हो रही है? अगर ये बात क्लियर हो रही है तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए जानना। तो देखिए साहब, बड़े हिस्सों में समाज किस में बटा हुआ था? वो वर्ण में बटा हुआ था, और वर्ण चलते थे साहब नियमानुसार। तो वर्ण के जो समाज था, यहाँ पर बड़े हिस्सों में समाज वर्ण के नियमानुसार विभाजित है। और जब विभाजित है तो ये ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों के साथ चल रहा है। और जो ब्राह्मणों द्वारा नियम सुझाए गए हैं कि किस तरीके से समाज में जो है चीजें चलनी चाहिए, किस तरीके से लोगों को अपना जो है निर्वाह करना चाहिए जीवन का, या किसके लिए क्या कर्म निर्धारित किया गया है, वो ब्राह्मण तय कर रहा है। तो ये नियम जो बना रहा है, उनको जो है बड़े बड़े राजा और भी स्वीकार कर रहे हैं, बड़े बड़े राज्यों के राजा स्वीकार कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो समाज में ऊंच और नीच, अमीर और गरीब के बीच का फासला भी बढ़ रहा है। तो कुछ लोग अमीर बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, कुछ लोग गरीब हो जा रहे हैं। कुछ लोग किसी को ऊंचा मान रहे हैं, किसी को नीचा मान रहे हैं, या ऊंचा वाला जो है अपने आप को ऊंचा मान के चल रहा है। जैसे ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो 4 वर्ण बताए थे ना मैंने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसमें पहला इसने तबका ले लिया अपना, सबसे ऊंचा बन गया ब्राह्मण। दूसरे नंबर पर रख दिया क्षत्रिय को, और तीसरे नंबर पर रख दिया वैश्य को, और चौथे पर जो अंतिम में जो है शूद्र को। तो जब ऐसी स्थिति है तो ये आगे चलकर जो गहरी हो गई है ये खाई जो है, तो यहां पर ऊंच नीच की भावना भी पैदा हो गई है। तो इस तरीके से अब जो दिल्ली सुल्तान और मुगलों के काल में जो श्रेणीबद्ध समाज था, वो और ज्यादा जटिल हो गया। मैं जब कल आपको बता रहा था ना मनसबदारी व्यवस्था, तो उसमें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था मनसबों को। तो इस तरीके की व्यवस्था से क्या हो जा रहा है, यहां पर समाज और ज्यादा जटिल हो जा रहा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? जब यहां तक क्लियर है तो देखिए आगे समझते हैं। अब देखिए यहां पर अलबत्ता, अलबत्ता का मतलब हालांकि दूसरे तरह के समाज भी उस समय में मौजूद हैं। जो यहां पर वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज चल रहा है, यहां पर ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए नियमों के आधार पर समाज चल रहा है, उसी समय पे भारत में दूसरे तरह के समाज भी मौजूद है, जो क्या कर रहे हैं, जो ब्राह्मण जो नियम सुझा रहा है उनको नहीं मान रहा है, जो सामाजिक नियम सुझाए गए हैं और कर्मकांड हैं उनको नहीं मान रहा है। कौन? जो दूसरा समाज मौजूद है। और ये समाज जो है कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं है।
जैसे भारत में जैसे जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए नियमों के अनुसार जो वर्ण आधारित समाज हो गया है, समाज वर्ण में विभाजित हो गया 4 वर्णों में, फिर उसके बाद जातियों में विभाजित हो रहा है, वैसी व्यवस्था जो समाज यहाँ पर मौजूद है भारत में, उसमें नहीं है। वो अलग अलग वर्ण में विभाजित नहीं है, वर्ग में विभाजित नहीं है, और अक्सर ऐसे समाजों को हम कह रहे हैं साहब जनजाति है। इन समाजों का क्या करें हम, जनजाति कहा जाता है, जनजातीय कहा जाता है। क्यों ये, अगर देखिए अब यहां समझने की कोशिश करिए, इन जनजाति जो है ब्राह्मणों के नियमों को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, ये असमान वर्गों में क्यों नहीं विभाजित हैं, क्योंकि ये इनकी संस्कृति या इनका निवास स्थान एक अलग ही क्षेत्र है। ये अपना अलहदा रह रहे हैं, अलहदा मतलब अलग रह रहे हैं, यूनिक रीति रिवाज हैं इनके, अपने अद्वितीय रीति रिवाज हैं। ये जंगलों में निवास कर रहे हैं, तो ये बाकी समाज से कटे हुए हैं, बाकी समाज से कटे हुए हैं, तो इनके अपने नियम होंगे। यहां पर ज्यादा चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं, अगर पहुंचने की कोशिश भी कर रही हैं तो इनको ये विरोध करके उन्हें वहीं से वही भगा दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो समाज विभाजित नहीं हो रहा है। अब देखिए, प्रत्येक जनजाति के सदस्यों के जो बंधन होते थे वो नातेदारी से जुड़े होते थे, यानी नातेदारी से बंधन इनके जुड़ रहे हैं। कई जनजातियां क्या कर रही हैं, वो खेती से अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं। जो वहां पर जो जनजातियां रह रही हैं अलग अलग तरह की, उनमें ही कई जनजातियां खेती करके अपनी जीविका निर्वाह कर रही हैं, जीविकोपार्जन कर रही हैं। लेकिन कई दूसरी तरह की जो जातियां थी, जनजातियां, वो क्या कर रही हैं, वो शिकार करके खा रही हैं, शिकार करके अपना जीवन चला रही हैं। वो संग्राहक के रूप में काम कर रही हैं, यानी कि जंगलों से जंगली उत्पाद जो हो रहे हैं, जंगलों से जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, फल फूल या अन्य तरह की चीजें, उनको इकट्ठा कर रही हैं, संग्रह कर रही हैं। वहीं जो है कुछ पशुपालक भी थे, तो कुछ तो जो है खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं जनजातियों के लोग, और कुछ जो है शिकारी हैं, कुछ संग्राहक हैं, कुछ जो है अपना पशुपालन का काम कर रहे हैं। अब देखिए, ये प्राय अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए, तो जो अब देखिए यहां पर शब्दों पर ध्यान दीजिए, कहां पर, प्राय अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का, तो जहां पर ये रह रहे हैं प्रकृति से भरपूर है, प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, और उनका पूरा का पूरा इस्तेमाल हो, और वो पूरा का पूरा इस्तेमाल करने के लिए मिली-जुली गतिविधियों का अपना रहे हैं। कौन सी मिली-जुली, कुछ खेती करके, तो कुछ शिकार करके, कुछ संग्रह के रूप में, कुछ पशुपालक के रूप में, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो सके। अब देखिए, यहीं पर कुछ जनजातियां खानाबदोश थी। खानाबदोश का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना, एक जगह स्थायी रूप से नहीं रह रही है, पैसा कमाने के लिए या जो अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूम रही है, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूम रही है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं खानाबदोश, इन्हें घूमंत भी कहते हैं, ठीक है। तो खानाबदोश थी, और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। अब ये घूम तो ऐसे नहीं रही होंगी, मन आया घूमने चले गए, नहीं साहब, या तो व्यापार करने के लिए घूम रही होगी, या फिर अपने पशुओं को चराने के लिए घूम रही होंगी, और या फिर कहीं वो जो है जब जहां जिस जगह पर रह रहे होते होंगे वहां पर प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाते होंगे, तो इन्हें नए चीजों की जरूरत होती होगी। जैसे यहाँ रह रहे हैं, अब कुछ ये उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी फल फूल थे सब कुछ खा पी लिए, अब वहां चीजें नहीं है, तो चलो दूसरी जगह चलते हैं। यहाँ नदी सूख गई है, चलो दूसरी जगह चलते हैं, इस टाइप के मामला है, ठीक है। तो जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। यानी जो जनजाति समूह अब यहाँ पर है, वो जो चारागाह जमीन है या फिर जो है भूमि है, उस पर किसी एक समूह का नियंत्रण नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है, बल्कि पूरे समूह का जो है सामूहिक रूप से नियंत्रण है उस पर। सभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर अपने पशुओं को चरा सकते हैं, वहां से जरूर चीजें ला सकते हैं। तो अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा होता था। यानी ब्राह्मणों के नियम जो बनाए गए हैं उनके आधार पर नहीं, इनके स्वयं के अपने अपने स्वयं के नियम होते थे, उनके आधार पर इन सब का बंटवारा कर रहे हैं ये, ठीक है। यहां तक क्लियर है साहब आपके? अगर क्लियर है तो कमेंट करिए जल्दी से। अब देखिए आगे, अब इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फल फूल रही हैं। अब देखिए, पूरे भारत में हर जगह लगभग जो है जनजातियां मौजूद हैं, लेकिन कुछ हिस्सों में ऐसी जनजातियां होंगी जो शक्तिशाली हो जाएंगी, पावरफुल हो जाएंगी, और उसमें से कुछ जो है अपना साम्राज्य भी स्थापित करेंगी। और जब साम्राज्य स्थापित करेंगी तो इनमें से ही कुछ जो है राजपूतों का दर्जा प्राप्त करेंगी, या फिर जो है क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त करेंगी। वो कैसे प्राप्त करेंगे मैं आपको आगे धीरे धीरे बताता चलूंगा। तो देखिए, कई बड़ी जनजातियां फली फूली हैं, तो ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करते हैं। यानी कि जो मेन इलाका होता है किसी शहर का या गांव का, वहां नहीं रह रहे हैं ये,
ये जो है दुर्गम इलाके जो है, वो जंगल हो सकते हैं, वो रेगिस्तान हो सकते हैं, वो पहाड़ हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की जगहों पर ये जनजातियां निवास कर रही हैं। अब कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव भी हो रहा है। जो ब्राह्मण व्यवस्था के अनुसार जाति व्यवस्था पर आधारित जो है समाज विभाजित हो गया है, उनके साथ इनका कुछ परिस्थितियों में टकराव भी हो रहा होता है। हो सकता है वो इनके इलाकों में एंटर कर रहे होते होंगे, हो सकता है इनके यहाँ से जो संसाधन ले जाने की कोशिश करते होंगे, इनकी चीजों पर कब्जा करने की, इनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते होंगे, तो उनके साथ जो टकराव भी होगा। इसी में जो है मुगल साम्राज्य के बीच में इनका टकराव होता है, फिर जो है आगे कई राजपूत राजाओं के बीच में भी शायद टकराव होता है। तो ये इस तरीके से इनका टकराव चल रहा है। अब कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा, यानी कई मायनों में हम देख रहे हैं तो ये जनजातियां अपनी आजादी स्वतंत्र रूप से रह रही हैं, लेकिन कई मायनों में इन्हें साम्राज्य के अधीन भी होना पड़ रहा है, किसी राज्य के अधीन भी होना पड़ रहा है, ठीक है। और साथ के साथ ये क्या कर रहे हैं, अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए रख रहे हैं। तो स्वतंत्र तो रह ही रहे हैं, साथ के साथ इनकी जो यूनिक संस्कृति है, इनकी जो अद्वितीय संस्कृति है, अपनी स्वयं की संस्कृति, उसको ये बचाकर भी रख रहे हैं। अलहदा का मतलब होता है अलग, अलग संस्कृति को बचाकर रख रहे हैं। यही कारण है कि आज भी हम देखते हैं तो जनजातियों की अपनी संस्कृति जिस जो 100 साल पहले या 200 साल पहले या 1000 साल पहले थी, वो आज तक चलती आ रही है। आप जो उन्हें देखते ना अजीब तरीके से, अरे ये कैसे नाच रहे हैं, अरे ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं, अरे ये कैसे खा रहे हैं, साहब उनकी ये संस्कृति का पार्ट है। अरे साहब ये कैसे अंधविश्वासी लोग हैं, ये किस तरीके की पूजा कर रहे हैं, किसी को भी भगवान मान ले रहे हैं। तो ये उनकी संस्कृति है जो इन्होंने बचा कर रखी है, जो आज तक चली आ रही है। वैसे ही यहाँ पर ये स्वतंत्रता बचाए रखे हैं अपनी, साथ के साथ अपनी संस्कृति को अलहदा रूप से बचाए रखे हैं। लेकिन जाति आधारित जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रह रहे हैं। तो अब जब जाति आधारित समाज है, उसके साथ उसकी कुछ अपनी जरूरतें, इनकी भी कुछ जरूरतें होंगी। ये जब बाहर के लोगों के साथ देख रहे होंगे कि अरे इसके पास ये क्या आइटम है, अरे ये क्या आइटम खा रहा है, मुझे भी खाना है। जैसे आज है ना, हम जो है हमारे यहाँ पर हमारे देश में कुछ चीज बनती है, कुछ चीजें नहीं बनती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, वो हम बाहर से लेते हैं। तो बाहर पे हम जब यूट्यूब वगैरह पे देख लेते तो हमारे मन में इच्छा जागती है ना कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए, हमारे देश में क्यों नहीं है। तो ऐसे ही इनकी इच्छा जाग रही होगी। अब जो है इनकी अपनी जरूरत होंगी, जो जनजाति समाज जाति समाज बटा हुआ जाति में। तो इस तरीके से ये आपस में कुछ व्यापार भी करेंगे, कुछ चीजें लेन देन भी करेंगे। तो इस तरीके से ये एक दूसरे पर निर्भर भी रह रहे हैं। टकराव और निर्भरता के संबंध दोनों तरह के समाज को धीरे धीरे बदलने का काम कर रहा है। इनके साथ जब टकराव हो रहा है और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं साथ के साथ, तो यही आगे चलकर इनमें बदलाव भी कर रहे हैं। किसमें? समाज को बदलने का काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए साहब, अब देखिए यहीं पर देख लेते हैं। समकालीन इतिहासकार जब इनका इतिहास लिखते हैं, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। यानी उस समय के जो इतिहासकार थे, जब ये जनजातियां, हम जिस समय की बात कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो इतिहासकार थे या जो भी यहाँ पर जो मुसाफिर आ रहे हैं, तो ये जो है जनजातियों के बारे में इन्होंने बहुत कुछ ज्यादा लिखा नहीं है। बहुत कुछ ज्यादा लिखा नहीं, तो हमारे पास इनके बारे में जानकारी भी कम है कि उस समय का समाज किस तरीके से रह रहा था, जनजातियों का क्या गतिविधियां कर रहा था। लेकिन ये जो है कुछ कहानी वाचिक परंपरा के माध्यम से अपनी जो है चीजों का संरक्षण करते थे। तो अपने समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का भी संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिल रही हैं, क्योंकि मौखिक रूप से जो है ये संरक्षण कर रहे हैं, वाचिक परंपरा के रूप में कर रहे हैं। तो जब इनकी पीढ़ी आ रही है अगली, तो उसको ये चीजें बता रहे हैं कि तुम्हारे दादा ऐसे रहते थे, हमारा तो साहब ऐसा दबदबा था, हम ऐसे खाते पीते थे, हम यहाँ घूमते थे, वहां घूमते थे। ये अगली पीढ़ी को बता रहा है, अगली पीढ़ी को बता रही है। तो इन्हीं वाचिक परंपराओं के आधार पर या मौखिक परंपराओं के आधार पर या रीति रिवाजों को देख करके जो है आज के इतिहासकार इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही कह रहा है कि आधुनिक इतिहासकार यानी आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। तो जनजातियों का जो इतिहास लिख रहा है जो भी लेखक या दृष्टिकोण जो है जनजातियों को लिखने का इतिहास को, तो इसे उपाश्रयवादी लेखन कहते हैं। आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। उपाश्रयवादी लेखन, इंग्लिश में इसे सबल्टन जो है दृष्टिकोण कहते हैं।
तो उपाश्रयवादी लेखन के अंतर्गत जनजातियों का इतिहास लिखा जाता है, महिलाओं का इतिहास, या जो है कमजोर तबके थे उस समय के, उनका अगर जो इतिहास लिखा जा रहा है उस दृष्टिकोण को हम उपाश्रयवादी दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं साहब। देखिए, जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैं आपको मैप दिखाऊंगा, उसमें मैप में आपको सारी चीजें दिखेंगी कहाँ कौन सी जनजाति रह रही है। तो सारे लगभग हर क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। तो किसी भी जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था। अब यह नहीं है कि वो एक ही जगह पर रम गए तो रम गए, तो कोई कोई जनजाति जो है एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट कर जा रही है अपनी जरूरतों के अनुसार। उसकी अगर चीजें बदल रही हैं, उसकी जरूरतें बदल रही हैं, तो उस जगह को छोड़ करके वो कहीं दूसरी जगह पर जा रहा है। ठीक है। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाके पर नियंत्रण था। जैसे मैं बता रहा था, कुछ इसमें से जनजातियां शक्तिशाली हो जाती हैं, अपना नियंत्रण भी स्थापित करती हैं। ठीक है। अब पंजाब में ऐसे ही एक खोकर जनजाति थी। कौन सी थी? खोकर जनजाति। अब ये क्या कर रही है? ये 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली हो गई थी। कौन हो गई थी? खोकर जनजाति। इन सभी वर्डों का आप, यानी ये सभी शब्द जो बोल रहा हूं मैं आपको, इनको आपको नोट करते जाना है और ध्यान में भी रखना है। इन्हीं से जो है कई बार जो है डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा एक, हालांकि मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, और डायरेक्ट यहीं से मिल जाता है वो उसका आंसर आपको। तो हो सकता है आपसे पूछ ले खोकर कौन थे, यहीं पर आपका कहते गक्खर कौन थे, तो आप लगा देंगे टिक। या खोकर किस इलाके में रहती थी, गक्खर किस इलाके में रहते थे। ठीक है। तो खोकर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली हो गई है। यहीं पर बाद में खक्कर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। कहां पर? पंजाब में ही। अब उनके जो मुखिया थे कौन? कमाल खान गक्खर। ये सभी आपको चीजें याद रखनी है और नोट भी करते जानी है। कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बना दिया है। मनसबदारी व्यवस्था हम कल पढ़े थे, जिसमें जात पद और सवार पद होते थे, जिसमें घोड़े दागने की प्रथा स्टार्ट हुई थी पहली बार, और वहां पर निरीक्षण करवा रहा है अपने सैनिकों का, कितने सैनिक रखने, ये सारी बातें बता दी जाती थी मनसब के माध्यम से, मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से। ठीक है। अगर जिसको नहीं याद आ रहा है क्या चीज थी, वो आप जो है कल का लेक्चर देख लीजिए, मुगल साम्राज्य, हमने ये सारी चीजें बता चुका हूं कल। ठीक है। अब देखिए, जब कमाल खान गक्खर को जो है अकबर जो क्या कर बना दे रहा है? मनसबदार बना दे रहा है। ऐसे ही मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले कौन? लंगाह और अरुगन, इन लोगों का जो प्रभुत्व था वो अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर मौजूद था। कब तक था? जब तक जो है मुगल साम्राज्य या मुगल जो थे ये अपने अधीन नहीं कर लेते हैं इनको, तब तक जो है लंगाह और अरुगन का इस पर नियंत्रण था। ठीक है। अब देखिए, उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। कौन सी थी वो? बलोच, जिसे जो आज के पाकिस्तान में बलोचिस्तान के नाम से जाना जा रहा है क्षेत्र, वहां पर यह बलोच जनजाति रह रही थी। ये कबीलों में बटी हुई थी। आज भी ये अपने संघर्ष कर रही है पाकिस्तान की सरकार के साथ। ये आज भी जो है अपना एक अलग देश बनाने के लिए, अपने अलग एक देश की मांग को लेकर के पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान की आर्मी से लड़ रही है। ठीक है। अब ये बलोच जनजाति क्या थी? ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई कई छोटे कुलों में बटे होते थे। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि बलोच, तो इसे हम जो है कबीला समाज भी के नाम से भी जानते हैं। तो बलोच कौन थे? कबीलाई समाज था। तो कबीलाई समाज था, तो यहाँ मुखिया जो अलग अलग मुखिया वाले, एक ही समाज में कई सारे मुखिया हैं और वो छोटे छोटे समूहों में बटे हुए हैं, कुलों में बटे हुए हैं। ऐसे ही पश्चिमी हिमालय में गड्डी या गडरियों की जनजाति थी। क्या थी? गड्डी गडरियों की जनजाति थी। कहां पर? पश्चिमी हिमालय में, उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में। कहां पर? उत्तर पूर्व, यानी कि आज का नॉर्थ ईस्ट जिसे हम कहते हैं, जहां पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये वाले क्षेत्र है। वहां पर कौन सी जनजातियां हैं? वहां पर है सब नागा है, अहोम है, और ऐसी कई दूसरी जनजातियों का भी प्रभुत्व था। ठीक है। अब देखिए साहब आगे, अब जो मौजूदा बिहार है, आज का जो बिहार है और झारखंड है, यहां पर एक और जनजाति है। यहां कौन सी जनजाति है? यहां पर है साहब चेर सरदार शाहियां। यहां पर इस जनजाति का उदय हो रहा है। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि आप जो है इस चेर सरदाइया को, जो दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो उस समय राज्य कर रहा था, चेर साम्राज्य के बारे में हम जानते हैं ना, चेर शासन हो रहा था या चेर राज्य था, उससे अलग है, ये ध्यान रखना। तो ये मौजूदा बिहार, झारखंड और बिहार के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदाइयों का उदय हो चुका था। अब बादशाह जो अकबर था, मुगल साम्राज्य जो था, वो अपने प्रसिद्ध जो सेनापति है, जिसका नाम काफी उससे लिया जाता है,
वो कौन सेनापति है? राजा मानसिंह। वो क्या कर रहा है राजा मानसिंह? 1591 में इन चेरों पर हमला कर रहा है और इन चेरों पर हमला करके इन्हें परास्त कर दे रहा है। साहब अब इन्हें परास्त तो कर दे रहा है, यहां से परास्त करने के बाद अच्छा खासा धन लूट के ले जा रहा है, अच्छा खासा माल इकट्ठा करके ले जा रहा है। लेकिन माल तो इकट्ठा कर लिया, हरा भी दिया, परंतु इन्हें अपने अधीन नहीं कर पाया। मैंने बताया ना अभी पहले ही कि कई जनजातियां अपने स्वतंत्र उसको बचाए रखी, बनाए रखी, अपनी संस्कृति को बताए, तो ऐसे ही वो संघर्ष कर रही है यहाँ पर। तो ये अपनी पूरी तरह इन्हें अधीन नहीं बना पाए। लेकिन जब औरंगजेब का समय आता है तो उस समय में मुगल सेना चेर लोगों को कई किलों पर कब्जा कर ले रही है, क्योंकि चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा कर ले रही है, इस जनजाति को अपना अधीनस्थ भी बना ले रही है। यहां पर जो अकबर के टाइम पर मानसिक इन्हें अपने अधीन नहीं बना पा रहा है पूरी तरह, वो काम जो है आगे चलकर औरंगजेब कर ले रहा है, इन चेरों को अपने अधीन कर ले रहा है। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा, संताल, इसी संताल को संथाल भी कहा जाता है, ये रहते थे। और ये जो है उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कौन रहते थे? मुंडा और संथाल। तो यहाँ मैप लगा हुआ है, यहां पर दिखा देता हूं जो जो नाम मैंने लिया था ना पीछे। अरगन का लिया था पंजाब में, सॉरी ये कहां पर लिया था हमने, ये लिया था ना हमने मुल्तान और सिंध में लंगाहा और अरगन का नाम लिया था ना। तो देखिए ये रहा अरगन, ये अरगन है, ये लंगा है, यहां पर बलूच जनजाति रह रही है साहब, यहीं पर समाज जनजाति है, आगे सारे नाम आएंगे तो इसलिए मैं यहीं पर बता देता हूं। ये खोखर जनजाति पंजाब, यहीं पर गक्खर है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के और सॉरी राजस्थान के इलाके में भील जनजाति है, यहीं पर महाराष्ट्र के जनजाति इलाके में भील है, यहीं पर कोली रह रहे हैं, यहाँ जाटवास भी रह रहे हैं। इधर जो बात कर रहे थे हम यहाँ पर, ये नागांव का क्षेत्र है, ये अहोमों का क्षेत्र है, अहोम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। काचरिस है, यहीं पर खासी है, यहीं पर कोच है, ये संताल है जो इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये कहाँ पर है? ये जो है इस क्षेत्र में रहने वाली कहाँ पर? बिहार और झारखंड, और साथ के साथ ये कहाँ पर रह रही है? उड़ीसा और बंगाल में भी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा संताल, यही ओरोन है, यही मुंडा है, और ये चेर सरदार शाहियां हैं यहीं पर गोंड एक जनजाति है। तो गोंड जो है गोंडवाना क्षेत्र पर राज्य कर रही होती है, इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे अभी आगे। यहीं पर खोंड है और यहाँ पर ये कोयास है। इन सभी का आपको ध्यान रखना है कि किस इलाके में कौन सी जनजाति रह रही है। कई बार पीटी में पूछ लिया जाता है, छोटी छोटी चीजें डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ी में कोली, वेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। तो देखिए साहब, ये कोली है, ये वेराद है, ये काटकारिस है और ये भील है। तो ये जो है चार तरह की जनजाति महाराष्ट्र के इलाके में रह रही हैं। यहीं पर कोली जो लोग हैं वो गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। तो ये आपको यहाँ कोली दिख रही है, गुजरात के इलाके में भी रह रहे हैं, ये गुजरात में भी रह रहे हैं, ये यहाँ पर ये महाराष्ट्र के इलाके में भी रह रहे हैं। यहीं पर जो है कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियां रह रही हैं। कहां पर? दक्षिण के इलाके में। तो देखिए वेतर, वादागस, मारवाड़ और कोयास, ठीक है। अब देखिए आगे, भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। किसकी? भीलों की। तो ये पश्चिम का इलाका है साहब, ये राजस्थान वाला, ये जहां पर भील रह रहे हैं। अब देखिए साहब, 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई जगह बसे हुए जो एक जगह पर जो बसे हुए लोग हैं वो खेती और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके हैं। अब जैसे जैसे 16वीं सदी आ रही है, यहाँ पर 16वीं सदी तक जो है कई जो लोग एक ही जगह पर रह रहे थे वो खेतीहर बन गए हैं, खेती कर रहे हैं ठीक ठाक तरीके से। साथ ही साथ उनमें से कई लोग जमींदार बन गए हैं। तो जमींदार बन गए तो इनका प्रभाव भी बढ़ेगा। इसी समय तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। अब देखिए साहब, कई सारे बहुत लोग खेती पर निर्भर हो गए हैं, कई लोग जमींदारी बन गए हैं, लेकिन भीलों के जो है लोग, किसके? भीलों के कई कुल जो हैं अभी भी यहाँ पर शिकारी जीवन जी रहे हैं, अभी भी यहाँ पर जो शिकारी संग्राहक बने हुए हैं। अब देखिए, मौजूदा जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। कहाँ कहाँ पर थे साहब? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, और इस जगह पर जो है ये गौंड फैले हुए छत्तीसगढ़ में। और यही गौंड आगे चलकर जो है, यही गौंड जो है गोंडवाना राज्य पर शासन कर रहे हैं। गोंडवाना राज्य पर जो है ये जब शासन कर रहे हैं तो ये इनका मुगलों से भी जो है संघर्ष होता है, वो हम सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए साहब आगे, खाना बदोश और घुमंतु लोग। यहां तक हमने जनजातियों के बारे में समझा कि कौन जनजाति थी।
यहां तक हमने समझा जनजाति लोग कौन थे, कहाँ रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं खानाबदोश और घुमंतु लोग। खानाबदोश के बारे में मैंने बता दिया कि खानाबदोश कौन होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं लोग, व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और वैसे ही घुमंतु लोग हैं। तो खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। किनका था? खानाबदोश का। अब ये चूंकि ये अपने जानवरों के साथ साथ दूर दूर तक जा रहे हैं, अपने जानवरों के लिए जो है चारा का भूमि देख रहे हैं, वहां इनको चरा रहे हैं, तो इनके पास उत्पाद के रूप में क्या आएगा? दूध आएगा। यानी जानवरों से मिले, जो जानवरों से जो भी उत्पाद निकलते हैं उन्हीं के वही चीज होंगी, तो वो दूध होंगे, वो और अन्य पशुचारी पर होंगे। ये खेती और ग्रस्तों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीजों के लिए क्या कर रहे हैं? ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे। अब ये क्या कर रहे हैं? ये तो सब जानवरों को चरा रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं, इन्हें उससे दूध मिल रहा है, उसी से घी बना रहे हैं, मिठाई भी बनाते होंगे कुछ। अब ये भेड़ पाल रहे हैं तो उनसे ऊन मिल रही है। लेकिन अब इन्हें जब कपड़ों की जरूरत है, इन्हें खाने की जरूरत है, गेहूं की जरूरत है, चावल की जरूरत है, इस तरीके के आइटम की जरूरत है, तो इनके पास तो नहीं, क्योंकि ये खेती नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? इनके पास जो सामान मौजूद है, वो ऊन है, वो घी है, वो दूध हो सकता है, इसको दे करके ये दूसरे लोगों से जिनके पास गेहूं अनाज के रूप में चीजें हैं उसको ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये विनिमय कर रहे हैं। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का भी काम करते थे। तो पहला ये विनिमय ये काम कर रहे हैं, साथ के साथ जो कुछ खानाबदोश हैं क्या कर रहे हैं? जानवरों पर सामान ढोने का काम कर रहे हैं। उस सामान ढोने के बदले में ये पैसा ले रहे हैं। तो व्यापारी इनसे सामान ढुलवा रहे होंगे, इनसे जो है कुछ राजा या सम्राट जो है इनसे सामान ढुलवा रहे होंगे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। तो ये कर ही रहे हैं साहब, जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो इन्हें कुछ चीज पसंद आ रही तो ले लिया, इनके पास चीजें हैं तो उसे बेच दिया, इस तरीके से खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो यही एक चित्र दिखाया गया है। ये जो है पश्चिम एशिया का चित्र दिखाया गया कि यहाँ पर ऊंट पर ये कुछ व्यापारी है, यहाँ से मेवा इकट्ठा कर रहे हैं और ऊंट पर लाद कर ये भारत में ला रहे हैं। अब ऊंट पर लाद कर ये भारत में ला रहे हैं और यहाँ भारत में बेच रहे हैं, और यहाँ से भारत में से अन्य छोटे छोटे गांव में जो ले जाने का काम कर रहे हैं साहब बंजारे। तो यही बता रहा है, घूमंत व्यापारियों की एक श्रृंखला भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत में लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। ठीक है, अब देखिए आगे, ये खानाबदोश और घुमंतों के बारे में जानना ना, तो बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। अब देखिए यहां पर एक वर्ड का याद रखिए, यहां पर बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। इस पर ध्यान दीजिए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं, मैं बताता रहता हूं आपको अक्सर लेक्चर में कि छोटी छोटी चीजों पर आपको ध्यान देना है, नोट करके रखना है, अपनी स्मृति में से जोड़ कर रखना है, क्योंकि पीटी में क्वेश्चन जो है कई बार यहीं से पूछ ले जाते हैं, बहुत बेसिक पूछ लिया जाता है, जिसकी जो है उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता डायरेक्ट। तो यही जो है बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी, तो यहां पर समझ में आ गया बंजारा कौन है? वो व्यापारी हैं। इसी से जोड़ करके जो है यूपीएससी ने सन 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था कि बंजारा कौन होते थे। अब ये कई बड़ी बड़ी किताबों में इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको, वहां पर छोड़ दी जाती हैं चीजें, तो कई बड़ी बड़ी किताबों में आंसर नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता ही नहीं था। कई लोग तुक्के में लगा के आए थे कि अच्छा बंजारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बंजारे, तो शायद ये व्यापारी होंगे। कुछ जो किसान लगा दिए, और जबकि यहां पर देखो आपको सीधा एनसीईआरटी में क्लास 7th में आंसर दिख रहा है, बंजारे कौन होते थे साहब? व्यापारी होते थे। आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन पूरा। उनका कारवां टांडा कहलाता था। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसमें अपनी स्मृति में जोड़ देनी है ये, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठाया जा सकता है पीटी में। तो बंजारा लोग जो सबसे महत्वपूर्ण खानाबदोश होते थे, इन्हीं को क्या कह रहे हैं? इनके कारवा जो जाता था, इस समूह में जब जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह बंजारे, तो इस समूह को कह रहे हैं साहब टांडा। इनके कारवा को टांडा कह रहे हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बंजारों से क्या काम करवा रहा था? वो नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी इन बंजारों का उपयोग नगर से जो है बाजारों तक अनाज ले जाना है उसकी ढुलाई के लिए इन बंजारों का इस्तेमाल कर रहा है। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा है, क्या लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहर में बेचते थे। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये क्या कर रहे हैं साहब? ये सैन्य अभियानों में भी जो है सहायता प्रदान कर रहे हैं। कौन? बंजारे।
वो क्या कर रहे हैं, मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई कर रहे हैं। अब सैन्य अभियान हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह सेना लड़ने जा रही है, वहां पर सेना भूखी है, उसको खाना चाहिए, तो उसके लिए खाद्यान्न वस्तुएं ले जा रहे हैं, अनाज ले जा रहे हैं ढुलाई करने के लिए, तो बड़ी संख्या में बैलों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो ऐसे ही यहां पर बताया गया कि लगभग 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। यहां पर संभावना जताई गई है, क्लियर कट नहीं बताया गया है कि तो लगभग 1 लाख लोग, बैल कितनी बड़ी संख्या है। कई पशुचारी जनजाति मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालने पोषने और संबद्ध लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करते थे। ठीक है, छोटे मोटे फेरी वाले भी, विभिन्न जनजातियां भी एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करती थी। अब साहब बंजारे तो कर ही रहे हैं, बंजारों के साथ साथ में छोटे मोटे जनजातियां हैं या फेरी वाले हैं, उस तरीके के लोग भी जो है भ्रमण कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये रस्सी बना रहे हैं, उसे बेचने जा रहे हैं। ये सरकंडे की कुछ जो आइटम बना रहे हैं, चीजें, सरकंडा आप जो लोग जानते होंगे, गांव के लोग जो हैं वो सरकंडे को भलीभांति रूप से जानते होंगे, सरकंडा किसे कहते हैं, और जो जानते हैं वो कमेंट करके बताइए। ज्यादातर जो गांव में खेत किनारे या नदी किनारे जो है मूज मूज एक कहते हैं ना, झाड़ियां, उसको कहते हैं मूज, तो मूज उपजती है, उसी मूज में एक लकड़ी बीच में से निकल के आती है, जिसे सरकंडा कहते हैं। उस सरकंडे की चीज बना रहे हैं, फूस की चटाई बना रहे हैं और मोटे बोरे बना रहे हैं, इनको ये बेचने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी भिक्षुक लोग भी, जो भिखारी होते थे, वो भी घूमने का काम करते थे, घूमंतु सौदागर थे। नर्तकों गायकों तथा अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी। अब इनके साथ साथ जो है नाचने वाले, गाने वाले और अन्य जो तमाशा करके दिखा रहे हैं, उनकी भी जातियां थी। ये अलग अलग जा रही हैं, ये अलग अलग नगरों में जा रही हैं, गांव में जा रही हैं, और किस लिए जा रही हैं कि कुछ कमाई हो जाए, कुछ तमाशा दिखा के इन्हें कुछ मिल जाए, धन या खाने की चीजें, कुछ गा करके मिल जाए, कुछ नाच करके मिल जाए, तो इसके लिए अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग नगरों गांव में जा रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई गई, जो ये दिखाई गई है, कांच से मगरमच्छ, कुट्टिया कोंड जनजाति द्वारा बनाई गई है, उड़ीसा में मूर्ति है। ठीक है, अब जो बंजारे के बारे में यहाँ पर एक अलग से जो है, पीटर मंडी था एक व्यापारी अंग्रेज, उसका संस्मरण छापा है, उसने वर्णन किया था बंजारों के बारे में। तो बता रहा कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई। टांडा किसे कह रहे हैं, बंजारों के कारवां को, बंजारों के समूह को जो है टांडा कह रहे हैं, जिसमें 14,000 बैल थे। ये सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी गृहस्थी, यानी पूरी घर गृहस्थी के साथ आ रहे हैं, यानी जिसमें बीवी भी है, बच्चे भी हैं, अपने साथ लेकर चलते थे। तो ये बंजारे ऐसा नहीं कि अकेला निकल गया, नहीं, पूरी फैमिली को लेकर के निकल रहा है। पूरी एक बैलगाड़ी है, उस पर पूरा घर सा बना हुआ है। आप जो पिक्चर देखना, मैं हेना पिक्चर है शायद उसका नाम जो है, जिसमें गाना है मैं हूं खुशरंग हेना, तो उस पिक्चर में आपको समझ में आ जाएगा बंजारे किस तरीके का काम कर रहे हैं। एक टांडा परिवार में कई परिवार होते थे, क्योंकि टांडा समूह है ना, तो इसमें कई परिवार होंगे। उनका जीने का तरीका उन भार वाहकों से मिलता जुलता था, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते थे, किराए के नहीं होते थे। कई बार ये सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, पीछे बताया ही मैंने, लेकिन ज्यादातर वो खुद सौदागर होते थे। अनाज जहां सस्ता उपलब्ध होता था वहां से खरीदते थे, जहां महंगा बिक रहा है वहां पर जाकर बेचते थे। आज भी लोग ऐसा ही करते हैं। वहां से फिर वो ऐसी चीजें लाद लेते थे जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 600 से 700 लोग हो सकते थे, यानी या तो 600 लोग हो सकते हैं या 700 लोग हो सकते थे। ये बता रहा पीटर मंडी, जो एक अंग्रेज व्यापारी है। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज्यादा का सफर नहीं करते थे, यानी कि लगभग जो है 10 या 11 किलोमीटर का सफर करते थे, वो ज्यादा नहीं। यहां तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि यहां जमीन खुली हुई है, पर्याप्त है, तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका पेपर जो है 2016 में यूपीएससी ने पूछा था। सेट ए का ये 38वां क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? सिंपल पूछ रहा है। 4 जो है उसने जो वो दे दिया आपको ऑप्शन, विकल्प दे दिया, उसमें बताना है साहब कृषक थे या योद्धा थे या बुनकर थे। इसका आंसर था व्यापारी। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं थी। अब देखिए, अब समाज बदल रहा है, नई नई जातियां और श्रेणियां आ रही हैं। क्यों बदल रहा है? कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी है। यहाँ पर वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी हैं, और उभरने लगी तो इसमें ही ब्राह्मणों के बीच में नई जातियां सामने आई हैं। तो आज देखते हैं ना आप, जो है कोई ब्राह्मण जो है शर्मा ब्राह्मण है,
कोई द्विवेदी है, कोई चतुर्वेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई भारद्वाज है, कोई जो है दुबे है, तो इस तरीके से कोई मिश्रा है। तो इस तरीके से जो जातियां सामने आ रही हैं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। तो जो जनजातियां पहले जो है अपने नियमों के अनुसार संचालित हो रही हैं, वो अन्य वर्गों में विभाजित नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर जो है जनजातियों और अन्य सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। अब ये जातियों का दर्जा कौन दे रहा होगा? ये ब्राह्मण देने का काम कर रहा होगा। ठीक है। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनारों, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। तो इन लोगों को भी जाति के रूप में मान्यता दे दी गई है। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। पहले जो समाज का संगठन हो रहा था वो वर्ण के आधार पर हो रहा था, अब यहां पर जो है वर्ण के बजाय क्या हो गया? जाति के आधार पर समाज का संगठन हो रहा है। ठीक है साहब। अब देखिए ऐसे ही 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। यानी पहले राजपूत गोत्र थे, लेकिन अब जो है नए नए राजपूतों के गोत्र निकल के आ रहे हैं, और जो गोत्र निकल के आ रहे हैं उनकी ताकत काफी बढ़ गई है, इजाफा हो रहा है। वे जो है हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे, जो नए नए गोत्र निकल के आ रहे हैं। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। पहले क्या था? ये जो पहले जनजातियों के रूप में जाने पहचाने जा रहे थे, लेकिन जैसे इनकी ताकत बढ़ रही है, सत्ता बढ़ रही है, इनकी जो है शक्ति बढ़ रही है, तो इन्हें जो है राजपूत के रूप में मान लिया गया, जिसमें हूण, चंदेल, चालुक्य जैसे नाम है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। अब यहां पर जो है कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में भी अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं जो समाज बदल रहा है, किस तरीके से जनजाति लोग भी जो है राजपूत के रूप में स्थापित हो रहे हैं, किस तरीके से जनजाति लोग जो है समाज में विभाजित हो रहे हैं या उनके विभाजित समाज का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे ही शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। अब जब जो शासकों के रूप में राजपूत गोत्र का उदय हो रहा है, अलग अलग आ रहे हैं, उनका जो है जनजाति लोग भी अनुसरण कर रहे हैं और धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से वो क्या कर रहे हैं, कई जनजातीय जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। जो पहले स्वतंत्र रूप से रह रही थी, अलग रह रही थी, किसी जाति समाज का हिस्सा नहीं थी, किसी समूह विभाजित समूह में नहीं बटी हुई थी, वर्ग में नहीं बटी हुई थी, अब वो यहाँ पर हिस्सा बन गई। लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। ये नहीं है कि सभी लोग जो है परिवार के लोग जो है शासक वर्ग में शामिल हो गए, नहीं, कुछ प्रमुख। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। अब दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। कहां पर? पंजाब में, सिंध में और उत्तर पश्चिमी जो सीमा है वहां पर प्रभुत्वशाली जनजातियों ने क्या किया है? इस्लाम को अपना लिया है। अब उस समय पे जो है इस्लाम समानता की बात कर रहा है, अविभाजित समाज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जाति व्यवस्था नहीं होगी, और जब जाति व्यवस्था नहीं होगी तो ये जाति व्यवस्था को स्वीकार भी नहीं करेंगे, ब्राह्मणों के नियमों को मानेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को अपना लिया है। तो सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? क्योंकि इन्होंने इस्लाम अपना लिया है और उस समय इस्लाम जो है समानता की बात कर रहा है, गैर बराबरी की जगह बराबरी की बात कर रहा है, जाति आधारित समाज विभाजित नहीं कर रहा है वो, तो इसलिए नहीं स्वीकारी जाएंगी। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। समझ में आ रहा है? राज्यों की उत्पत्ति किसके? जनजातीय लोगों के बीच सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे ही हमें दो उदाहरण मिलते हैं, जिसमें एक है साहब गोंड और दूसरा है अहोम, जिन्हें हम देख रहे हैं अभी आगे। देखिए ये गोंड है। गोंड जो है इस इलाके पर, यहां पर आपको ये दिख रहा है जगह, ये जो छत्तीसगढ़ और कुछ मध्य प्रदेश का इलाका, कुछ महाराष्ट्र का इलाका, कुछ आंध्र प्रदेश का, कुछ झारखंड का, इस जगह पर जो है गोंडवाना था, इस पर ये राज्य कर रहे हैं। तो बता रहा गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। तो वन प्रदेश की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ठीक है जंगलों की बात कर रहा है, कुल मिलाकर यहाँ पर ज्यादा वन होंगे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। तो स्थानांतरीय कृषि का मतलब क्या हो गया? एक बार यहाँ पर कृषि कर ली, फिर इस जगह को छोड़कर के दूसरी जगह कृषि हो रही है, तो इस तरीके से ये कृषि कर रहे हैं। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई है। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। कौन होता था? राजा या राय। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गौंड राज्य छोटे छोटे सरदारों हावी होने लगे थे। यानी यहां पर जो है क्या हो रहा है?
दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही है, लेकिन यहाँ पर गौंड सरदार जो थे छोटे छोटे, उन वो हावी होने लगे हैं। ऐसे में अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में एक उल्लेखित की गई है, अकबरनामा में, कि गढ़कटंगा के गौंड राज्य में 70,000 गांव हैं। कहां पर? गढ़कटंगा, किसके? गौंड राज्य में। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, यानी कि पहले जो विकेंद्रीकृत थी वो चीजें, वो अब केंद्रीकृत हो रही हैं। राज्य गढ़ों में विभाजित थे, हर गढ़ किसी खास गौंड कुल के नियंत्रण में थे, क्योंकि यहाँ पे बता दिया ना कि गढ़ जो गौंड थे वो छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे, छोटे छोटे कुलों में बटे हुए हैं, तो इसलिए जो है गढ़ों में विभाजित थे, और हर किसी गढ़ की खास गौंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः फिर यहां पर जैसे ना, यहां पर जो है विभाजित है, ये कहां पर? राज्य गढ़ों में विभाजित है और हर गढ़ किसी खास गौंड कुल के नियंत्रण में है, और ये गढ़ फिर आगे चलकर विभाजित हो रहा है। तो ये गढ़ जो है 84 गांव की इकाइयों में विभाजित थे, जिन्हें हम 84 कह रहे हैं। ये सारे शब्दों को आपको याद रखना है, पीटी में पूछे जा सकते हैं, मैं सही बता रहा हूं। तो 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित था, जिसे हम 84 कह रहे हैं। अब ये 84 का फिर से उपविभाजन हो रहा है, फिर से बांटा जा रहा है। तो 84 जो किस में बटा हुआ था? ये बरहोतों में बटा होता था, जिसे 12 गांव का मिलाकर बनते थे। ठीक है साहब, यहां तक समझ में आ रही सारी चीजें? अब देखिए, बड़े राज्यों के उदय ने गौंड समाज के चरित्र को बदल डाला। जैसे ही बड़ा राज्य का उदय हो रहा है, तो गौंड समाज का जो है चरित्र भी बदल रहा है। उनका मूलतः बराबरी वाला जो समाज था, वो धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। इस तरीके से समाज बदल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर ब्राह्मण लोगों ने गौंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो है ना क्षत्रिय की मान्यता दे रहे होंगे, ब्राह्मण लोगों ने कई अन्य तरह की मान्यता दे रहे होंगे, तो उससे ये जो है भूमि के रूप में अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, और अधिक प्रभावशाली बन गए। कौन? ये ब्राह्मण। गौंड सरदारों को अब जो है राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हो रही है, कि साहब हमें भी राजपूत के तौर पर जाना जाए। इसलिए गढ़कटंगा के गौंड राजा अमन दास ने, या नाम याद रखना, अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली, कि ये कह रहा है साहब हमें भी राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो ऐसे में गौंड का जो एक सरदार है, वो अमन दास, गटंगा गौंड का राजा, संग्राम शाह की उपाधि धारण कर रहा है, और उसका जो पुत्र था दलपत, वो महोबा के चंदेल राजपूत राजा की बहन जो थी सालवाहन की पुत्री, हाँ, उसके जो पुत्र था दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिया। किसने कर लिया साहब? अमन दास के बेटे दलपत सिंह ने जो राजपूत राजा था चंदेल सालवाहन, उसकी पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिया है। अब चूंकि राजपूत राजा की बेटी से विवाह कर लिया है, तो इस तरीके से इसे मान्यता भी मिल रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही चीज दिखाई गई है, इसका राज्य कहां पर था, ये गोंडवाना है, पूरा दिखाया गया। तो ये गोरगा है या कलिंगा है, ये मांडा है, चाउरागढ़ है, और यहाँ पर वायरोगढ़ है। ठीक है, अब देखिए दलपत की जब मृत्यु हो रही है, वो कम उम्र में हो जा रही है। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं, दलपत की मृत्यु जो है कम उम्र में हो गई। वहां पर रानी दुर्गावती बहुत एक योग्य थी, तो उसने क्या किया, अपने 5 साल के पुत्र वीर नायर के नाम पर शासन अपने हाथ में ले लिया है, उसकी कमान संभाल ली, और उसके समय पर राज्य का और अधिक विस्तार हो रहा है, क्योंकि ये दुर्गावती योग्य थी और इसके समय पर राज्य का विस्तार हो रहा है। तो ऐसे में 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में आ रही है साहब? आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना आ रही है। मुगल सेना आ रही है तो गढ़कटंगा पर वो हमला कर रही है, और जब मुगल सेना हमला कर रही तो रानी दुर्गावती जो है उसका जम करके जो है सामना कर रही है, संघर्ष कर रही है उसके साथ में, लेकिन उसकी हार हो जाती है। हार हो गई तो अब वो समर्पण करने की बजाय क्या कर रही है, खुद को मार देना बेहतर समझ रही है। तो वो जो समर्पण नहीं करती है और खुद मर जाना बेहतर समझती है, और उसका पुत्र भी उसके बाद तुरंत लड़ता हुआ मारा जाता है। ठीक है, अब देखिए गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था, गढ़कटंगा के बारे में बता रहे हैं। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। ये बात ध्यान रखनी है कि गढ़कटंगा समृद्ध था तो क्या करता था, हाथियों को पकड़ता था, उसका दूसरे राज्यों में निर्यात करता था। जब मुगलों ने गोंडों को हरा दिया है तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत हाथियों को हत्या लिया है, क्योंकि यहाँ पर हाथी बहुतायत मात्रा में उनको हत्या ले गए साहब। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष भाग वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गौंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए थे और बाद में अधिक शक्तिशाली जो बुंदेल आ रहे हैं, मराठा आ रहे हैं, उनसे उनका संघर्ष हो रहा है और वो असफल रह रहे हैं। ठीक है,
यहां तक हो गई बात। अब चलिए समझते हैं अहोमों के बारे में। तो हमने गौंड के बारे में जान लिया, अब जानते हैं अहोमों के बारे में। तो अहोम लोग जो है कहां पर थे? म्यांमार से वो आए थे। म्यांमार से आ रहे हैं, वो 13वीं शताब्दी है, वो ब्रह्मपुत्र घाटी है वहां पर रह रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर भुइयां होते थे यहाँ पर लोग जो भूस्वामी, उनकी पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके एक नए राज्य की स्थापना कर ली है। वो 16वीं सदी के दौरान चुटियों जो होते हैं 1523 चुटियों और कोछाजों 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। यानी वो म्यांमार से आ रहे हैं, म्यांमार से आ रहे हैं, तो ये भुइयों के जो लोग भुइयां थे, इनकी जमीन जो व्यवस्था थी उसका दमन करके नए राज्य की स्थापना कर रहे हैं। और साथ के साथ 16वीं सदी के दौरान वो चुटियां और कोछाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला रहे हैं। उन्होंने कई अन्य जनजातियों का भी अपने अधीन कर लिया यहाँ पर। अब अहोमों ने इस तरीके से क्या किया, एक बड़ा राज्य बना लिया है साहब। और इसके लिए 1530 के दशक में ही, यानी कि 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल कर लिया है। यानी गोला बारूद वाली चीजें यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है जिससे आग निकल रही है। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी, ये आपके काम की चीजें हैं। एनसीईआरटी ने क्या हटा दिया, क्या जोड़ दिया, वो आपके काम की चीज नहीं है। आपके काम की चीज ये है, एनसीईआरटी ने नया क्या दृष्टिकोण दिया, वो आपके काम की चीज है जो आपको मेंस में लिखने के काम आएगी। अब देखिए, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना भी करना पड़ रहा है। जब इन्होंने इतना बड़ा राज्य स्थापित कर लिया है तो इन्हें जो है दक्षिण पश्चिम से जो है आक्रमण का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ऐसे में 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगल जो है अहोम राज्य पर हमला कर दे रहे हैं। और ये जो है हमला कर दे रहे हैं, लेकिन बहादुरी से ये लोग सामना कर रहे हैं और अहोम लोग बेशक इसके बावजूद भी जो है पराजित हो जा रहे हैं, मुगल सेना से हार जा रहे हैं। क्यों हार जा रहे होंगे भाई? मुगलों की बहुत बड़ी सेना है, वो अच्छा खासा धन है उनके पास, इनके पास उतनी बड़ी मात्रा में सेना नहीं होगी। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा होगा? क्योंकि दिल्ली राजधानी से काफी दूर है। मैं आपको कल बताया था कि यहाँ पर जो है ये नियंत्रण तो करके आए, जैसे ही वापस लौट के यहाँ पर किसी अपने उत्तराधिकारी को बैठा के गए, वो यहाँ पर विद्रोह कर दिया, या यही जो है वापस में दोबारा कब्जा कर लिया, इस टाइप की बात बनी रहती थी। अहोम राज्य जो है बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम किया जाता था वे पायक कहलाते थे। आपको यह भी शब्द याद रखना है कि पायक लोग कौन होते थे? जिनसे जबरन काम लिया जाता था। और जबरन काम कहां पर लिया जा रहा है? अहोम राज्य में। अहोम राज्य किस पर निर्भर था? वो बेगार पर निर्भर था। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी जिसमें प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पायक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। तो इस तरीके से बैलेंस बना रहे हैं। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। अब जब यहां से एक जगह से दूसरी जगह भेज दिए गए तो कुल टूट जाएंगे साहब। यहाँ के कुछ कुल में कुछ लोग रह रहे थे, या पता चला यहाँ तो ज्यादा संख्या है लोगों की, तो यहाँ से कम, जहां कम संख्या वहां भेजो, तो इस तरीके से टूट रहे हैं। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। किनका हो चुका था? अहोमों का। तो ये अहोम राज्य का जो है यानी पूर्वी भारत की जनजातियां हैं जो दिखाई गई हैं, जैसे ढपलास, मीरिस, चुटिया, नागा जनजाति, काचारिस, जैंतिया, खासी, गारो, कोच, अहोम, ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में अहोम रह रहे हैं। अब देखिए, लगभग सभी जो वयस्क पुरुष होते थे, जो लगभग जवान होते थे, लोग वयस्क होते थे, वो जो है युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरा समय में बांध, यानी कि जब युद्ध हो रहा है तो उस समय तो सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन दूसरे समय में वो क्या कर रहे हैं? बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कामों में जुटे रहते थे। अहोम लोग क्या कर रहे हैं? अहोम लोग साहब चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में ला रहे हैं। ठीक है साहब, ये चीजें आपको समझ में आ रही नहीं आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो कमेंट करके बताते रहिए मुझे। साथ के साथ अहोम समाज जो था वो कुलों में विभाजित था। ये तो हम जान ही रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ ही रहे हैं सबके बारे में, जनजातियां कुलों में विभाजित थी। तो अहोम जो है वो भी समाज जो कुलों में विभाजित था। अब इन जो कुलों में विभाजित था इन्हें क्या कहा जा रहा है? खेल कहा जा रहा है। अब ये देखिए कितना कंफ्यूजिंग वाला मामला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए खेल किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता था मध्यकालीन भारत में, तो कई लोग तो अच्छा खेल, अच्छा खेलने वाला खेल है, ले टिक लगा दिया। अब लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही मतलब है। यहाँ पर क्या है? अहोम लोग जो कुलों में विभाजित था उसके लिए खेल कहा जा रहा है।
वहां दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी। तो आपको ये भी एक फैक्ट हो गया कि अहोमों में क्या थी, दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी। इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। क्योंकि यहाँ पर कम संख्या है तो दूसरे क्षेत्रों से यहाँ पर दस्तकार आ रहे हैं। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। खेल मतलब कुल के नियंत्रण में किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। ठीक है, समुदाय की सहमति के द्वारा दी जा रही है। ठीक है साहब। अब देखिए, शुरुआत में अहम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी का जो पूर्वार्ध आ रहा है, यानी 16वीं सदी के बाद में, तो वो ब्राह्मणों के प्रभाव में आ गए। ब्राह्मणों का प्रभाव हो रहा है, तो अब ये क्या करेंगे, अपने जनजातीय देवता को छोड़कर ब्राह्मणों के जो मंदिर है, वो जो चीजें हैं उनके उसमें चले जाएंगे, उन्हें पूज रहे होंगे। तो ऐसे ही बता रहा है, प्रभाव में आ गए हैं। तो मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी जा रही है। शिव सिंह जो 1714 से लेकर के 1744 तक जो शासन कर रहा है, वो उसके काल में क्या हो रहा है, हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया। अब तक ये अपने जनजातीय जो है भगवान की पूजा कर रहे हैं, जनजातीय देवता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अब यहां पर जो है हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को भी पूरी तरह से नहीं छोड़ा है, क्योंकि जनजातीय समाज है तो एकदम से नहीं छोड़ देगा, कई वर्षों लगेंगे, सैकड़ों वर्षों लगेंगे। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नाट्य कर्म को प्रोत्साहित दिया जाता था। यहाँ पर संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषाओं में यहाँ पर अनुवाद भी किया गया, जिसमें जो है बुरंजी नामक, कौन सी, बुरुंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में, फिर उसके बाद असमिया भाषा में लिखा गया है। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन भी हो रहा है। चलिए अब जो है निष्कर्ष समझते हैं कि निष्कर्ष क्या दिया गया है। तो हम जिस युग की चर्चा में करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। हमने देखा साहब, वर्ण आधारित समाज और जनजाति लोग एक दूसरे से लगातार संपर्क में आते रहे। ये भी देखा साहब, किस तरीके से घुमंतु लोग हैं, किस तरीके से खाना बदोश है, बन जा रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब जो है इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाज में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। ये देखिए, आपके लिए मेंस लिखने के लिए, मेंस का आंसर राइटिंग करने के लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके का यह खंड है। यहां पर आपको देखना है किस तरीके से भाषा का उपयोग किया जा रहा है, किस तरीके से पैरा बनाए जा रहे हैं। बहुत से विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। एकदम सही बात है, यहीं पर आप उदाहरण दे देंगे कि उन्होंने क्या किया था। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गए, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को नकार दिया। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। अब जब आंसर राइटिंग करें तो आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ बता देता हूं मैं आपको, बहुत सारे लोग जो हिंदी भाषी लोग होते हैं, हिंदी, उसमें उर्दू भाषा का भी उपयोग होता है। हम जो है कई सारे शब्दों का उपयोग जो है उर्दुओं का कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आंसर राइटिंग करें, आप जो है प्रैक्टिस करें, तो उसमें कोशिश करें कि उर्दू के कम से कम जितने शब्द हों उतने ही जो है करें। मतलब उर्दू के शब्दों को आपको उसमें नकारना है, कम से कम उर्दू के शब्द यूज करने, ज्यादा से ज्यादा हिंदी के शब्द यूज करने हैं, क्योंकि यही आपके आंसर को प्रभावी बनाएंगे, यही आपको नंबर देने का काम भी करवाएंगे। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई है तो उन्हें आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उन्हें आपको अगले लेक्चर में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।